नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सिविल जीएस में हार्दिक स्वागत है। आज के इस सेशन में या जो टॉपिक है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, तो इस एक्ट को हम माइंड मैप व फ्लो चार्ट के माध्यम से एकदम इतने अच्छे तरीके से समझेंगे कि आपको सब याद हो जाएगा। तो चलिए इसको समझते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है उसके बारे में जानेंगे और फिर इसके परिचय के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो आप देखिए कि ये जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, ब्रिटिश संसद द्वारा पारित सबसे बड़ा अधिनियम था, है ना, सबसे विस्तृत अधिनियम था जिसका हमारे संवैधानिक पर व्यापक प्रभाव है। ठीक है, व्यापक संवैधानिक अधिनियम था और इसका जो प्रभाव है, सबसे बड़ा प्रभाव हमारे संविधान पर भी पड़ा। ठीक है, तो इस जो संविधान था इसमें कुल 321 धाराएं थीं, 10 अनुसूचियां थीं। यदि भाग की बात की जाए तो आप भाग नोट कर लेना, यहाँ कितने भाग थे, भाग 14 भाग थे। ठीक है, इसमें कितने, 14 भाग थे। इसका मुख्य आधार ये था कि जो साइमन कमीशन सबसे पहले 8 नवंबर 1927 में बना, इसमें सभी सदस्य अंग्रेज थे। फिर इसके बाद 3 गोलमेज सम्मेलन हुए, ये संवैधानिक सुधारों के लिए आया, है ना। फिर इसके बाद श्वेत पत्र 1933 में आया। इस श्वेत पत्र के आधार पर ही एक संयुक्त चयन समिति की रिपोर्ट के आधार पर हमारा जो भारत शासन अधिनियम 1935 बना। तो इस तरह से हम जानते हैं इस चीज को कि जो भारत शासन अधिनियम हमारा क्या होता है। भारत में इसकी संघीय शासन की अवधारणा को पहली बार इसने प्रस्तुत किया। ओके, और आप देखेंगे कि इस जो संयुक्त चयन समिति थी, इससे पहले हम ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में बहुत सारी चीजें समझेंगे, इसका डिटेल में जानेंगे, क्योंकि इसमें अभी हमको साइमन कमीशन के बारे में पढ़ना है, 3 गोलमेज सम्मेलन के बारे में पढ़ना है, फिर इस श्वेत पत्र के बारे में पढ़ना है जो 1933 में आया था, और इसके बाद हमें जो नेहरू रिपोर्ट है 1928, जो पूना समझौता है 1926 सितंबर 1932 में हुआ, वो भीमराव अंबेडकर व महात्मा गांधी के बीच में हुआ था, यरवदा जेल में, पूना समझौता। और हमें नेहरू रिपोर्ट के बारे में पढ़ना है जो 10 अगस्त 1928 को आई थी। इसमें 11 सदस्य थे, टोटल 11, कुल 11 सदस्य थे, अध्यक्ष सहित नेहरू, इसके अध्यक्ष के अलावा 10 सदस्य थे। तो इतनी सारी चीजों को जानेंगे, फिर इसके बाद इसकी पृष्ठभूमि क्लियर हो जाती है, लेकिन इसके बारे में हम शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, अभी जान लेते हैं। तो देखिए, ये जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुए 1930 से 32 तक, और जो साइमन कमीशन 1927 जो आया, वो किसकी जांच करने के लिए आया था, भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच करने के लिए आया था। उसी आधार पर फिर श्वेत पत्र बना, श्वेत पत्र के आधार पर एक रिपोर्ट जारी की गई समिति की। उस समिति के जो अध्यक्ष थे लॉर्ड लेथेनगो थे, क्योंकि इस जो वायसराय बने थे इस अधिनियम के बाद, जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, इस अधिनियम के बाद लॉर्ड लिथगो को ही क्या कर दिया गया था, बना दिया गया था स्थायी वायसराय। ओके, भारत का वायसराय। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के बारे में जानेंगे तो डिवाइड लेजिस्लेटिव पावर इनटू, देखो इन्हें लेजिस्लेटिव पावर को डिवाइड कर दिया गया था। कितने फील्ड में डिवाइड किया गया था ये जान लीजिए आप, है ना। ये जो पावर है आपका 3 लिस्टों में डिवाइड किया गया था, एक तो फेडरल लिस्ट, प्रोविजन लिस्ट या कॉन्करेंट लिस्ट। जैसे कहेंगे कि संघीय सूची, राज्य सूची और आपकी समवर्ती सूची, जो अभी हमारे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में है ये सब। ठीक है, ये शक्तियों का विभाजन, पावर का विभाजन 7वीं अनुसूची में किया गया था। और जो बचा कुचा पावर था, रेजिड्यूरी पावर था, वो किसके पास था, वायसराय के पास, प्रेजेंट विथ वायसराय। ओके, अब वो लिस्ट दायर की प्रोविजन में लागू थी प्रांतों में, उसको खत्म कर दिया गया, यानी द्वैध शासन जिसको बोलते हैं दायर की, उसको किसमें खत्म कर दिया गया था, प्रांतों में यानी स्टेट में, और सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया। ओके,
लेकिन सेंटर में इंट्रोड्यूस किया गया, लेकिन ये लागू नहीं हुआ। ठीक है, इतना ध्यान रखना। इंट्रोड्यूस्ड बाय कैमरलिज्म इन 6 आउट ऑफ 11 प्रोविजन। ठीक है, ये द्विसदनीय जो विधायिका थी, द्विसदनीय विधायिका जैसे कि विधान परिषद और विधानसभा की बात करते हैं, ये 6 स्टेटों में थी। ये 6 स्टेट की बात की जाए तो बंबई को छोड़ देना, जो मद्रास प्रांत था आपका, मद्रास था, और बंगाल था, ठीक है, उड़ीसा था, बिहार था, और आपका आसाम था, और संयुक्त प्रांत था, संयुक्त प्रांत। इन प्रांतों में क्या थी, ये जो 6 प्रांत थे, इन प्रांतों में बाईकैमरलिज्म यानी द्विसदनीय विधायिका का प्रावधान किया गया था। सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर एससी, देखो अब इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि जो सेपरेट यानी सांप्रदायिकता के आधार पर चुनाव है, चुनाव है सांप्रदायिक के आधार पर, वो एससी यानी हरिजन के लिए, वोमेन के लिए और लेबर के लिए इन्होंने इसमें बढ़ाया था। लेकिन हरिजन के लिए जो हो, दलित वर्गों के लिए जो बढ़ाया, उससे गांधी जी दुखित हुए और उन्होंने 20 सितंबर 1932 में क्या किया, यरवदा जेल में आमरण अनशन किया, यानी हड़ताल की। तो उसी के उपलक्ष्य में फिर 26 सितंबर 1932 में क्या हुआ था, ये आपका पूना समझौता हुआ था भीमराव अंबेडकर और गांधी जी के बीच में। एबोलिस्ट काउंसिल ऑफ इंडिया, यानी काउंसिल ऑफ इंडिया को खत्म कर दिया गया था, यानी जो विधान परिषद थी, जो भारत शासन अधिनियम 1858 के द्वारा इसको सृजित किया गया था, उसको विधान परिषद को खत्म कर दिया गया। आरबीआई गवर्नर यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारत का रिजर्व बैंक है, उसको स्थापित किया गया। फेडरल कोर्ट यानी जो संघीय न्यायालय है, उसको स्थापित किया गया। फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन यानी पीएससी को, संघीय लोक सेवा आयोग को लाया गया, प्रांतीय लोक सेवा आयोग को लाया गया, और ज्वाइंट लोक सेवा आयोग को भी इसमें लाया गया। तो इतने सारे प्रावधान इसमें किए गए। ठीक है, तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में यदि जानेंगे तो समझेंगे कि जो 1919 का अधिनियम था, इसमें द्वैध शासन इन्होंने पूरी तरह से इनका प्रांतों में असफल हो गया था। ठीक है, और ये उत्तरदायित्व शासन को, भारत में जिम्मेदार शासन यानी उत्तरदायित्व शासन की स्थापना नहीं कर सका, और इन्होंने प्रांतों में गवर्नर के पास अत्यधिक अधिकार थे, है ना, और राष्ट्रीय आंदोलन में तेजी से विकसित हुआ, यानी राष्ट्रीय जो आंदोलन था उसके तेजी से विकसित होने पर इनको लाया गया था। ठीक है, अब ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की बात हो जाती है तो घटनाक्रम देखिए, इतना घटनाक्रम आप समझेंगे, ये सीक्वेंस आ जाएगा, आपको सीक्वेंस मिलाने के लिए क्वेश्चन जरूरी पड़ते हैं, तो आप समझ जाएंगे। 1927 में साइमन कमीशन आया, 1928 में नेहरू रिपोर्ट आया, 1929 में इरविन घोषणा हुई, फिर 1930 और 32 में 3 गोलमेज सम्मेलन हुए। यहाँ पे मैकडोनाल्ड पुरस्कार, जो मैकडोनाल्ड पुरस्कार था, जिसको कम्युनल अवार्ड कहते थे, कम्युनल अवार्ड, ओके, अवार्ड के नाम से जाना जाता था, ये भी 1932 आया। इसका भी बहुत बड़ा योगदान है, तो इसके बारे में यहाँ नहीं लिखा है। फिर देखो 1933 में श्वेत पत्र आया, इसी के आधार पर संयुक्त चयन समिति की स्थापना हुई, जिसमें लॉर्ड लेथनबो इसके अध्यक्ष थे, और उनकी समिति के बाद जो 4 अगस्त 1935 में ये समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की, उस पर सम्राट के शासन हस्ताक्षर हुए, और हस्ताक्षर होने के बाद भारत शासन अधिनियम 1935 बन गया, और इस अधिनियम के द्वारा 1937 में प्रांतीय चुनाव हुए। ठीक है, अब आप देखिए, एक बार चुनाव होते थे 1919 के अधिनियम के द्वारा 1945 में, तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है इसके बारे में। 1937 प्रांतीय चुनाव, क्योंकि लोग यहाँ पे 1935 लगा देते हैं, लेकिन ये 1945 के प्रांतीय कुछ चुनाव हुए थे, वो 1919 के भारत शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा हुए थे। तो ये हम पिछले में पढ़ चुके हैं, आपको मैंने पढ़ा दिया, आप उसमें समझ जाना। ठीक है, तो इस तरह से आपकी क्रोनोलॉजी स्पष्ट हो जाती है। ओके, अब हम देखेंगे इस अधिनियम के उद्देश्य क्या थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के उद्देश्य क्या थे, इसके फीचर्स क्या थे, प्रोविजंस क्या थे, और सिग्निफिकेंस क्या थे। ठीक है, भारत में एक संघीय शासन की स्थापना करना चाहते थे, जिनके लिए इन्होंने अखिल भारतीय संघ को बनाया,
अखिल भारतीय संघ, ऑल इंडिया फेडरेशन जिसको बोलते हैं। ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में आया था, इसको आप याद रखना, आता ही रहता है अखिल भारतीय संघ। लेकिन ये अखिल भारतीय संघ कभी भी अपने प्रावधान में नहीं आ सका। क्यों नहीं आ सका, ये हम आगे जानेंगे। प्रांतों को अधिक स्वायत्तता इसने प्रदान की। ब्रिटिश हितों की सुरक्षा करना इसका उद्देश्य रहा। भारतीयों को सीमित उत्तरदायी शासन देना, राष्ट्रीय आंदोलन पर नियंत्रण रखना, ये सब इसके उद्देश्य रहे। ओके, एक 2 नंबर में यदि पीएससी में क्वेश्चन आ जाता है तो आप आराम से लिख सकते हैं। देखिए, अखिल भारतीय संघ के बारे में बात करते हैं तो इस संघ में ये जो ब्रिटिश भारत था, ब्रिटिश प्रांत थे, है ना, भारत में जो ब्रिटिश प्रांत थे और जो देशी रियासतें थी, है ना, और प्रस्तावित ब्रिटिश संघ देशी रियासतें शामिल होने थी। रियासतों को शामिल होना इसमें उनकी इच्छा के ऊपर डिपेंड बताया गया था कि आप हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो पर्याप्त रियासतें इसमें शामिल नहीं हो सकी, इस कारण संघ ये कभी लागू नहीं हुआ, है ना। तो इस समय 565 रियासतें थी भारत में, 565। अंग्रेजों की जब थे तो उस समय कितनी रियासतें थी, 562। अब जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ, इसमें 565 में से 562 इसमें शामिल हुई थी। और जो 3 रियासतें थी वो रियासतें क्या हुई थी, वो रियासतें शामिल नहीं हो सकी थी। एक तो जम्मू कश्मीर बाद में शामिल हुई, कैसे कैसे हुई वो हम पढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर थी, जूनागढ़ रियासत थी और हैदराबाद रियासत थी। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर को एक विलय पत्र के माध्यम से और जूनागढ़ को जनमत संग्रह के माध्यम से और हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के माध्यम से हमने अपने भारत में, जब हमारा भारत का एकीकरण हुआ उस समय हमने भारत में मिला लिया था। ठीक है, तो ये अखिल भारतीय संघ है। इस संघ की स्थापना नहीं हो सकी क्योंकि इसमें रियासतें पर्याप्त मात्रा में शामिल ना हुई। ठीक है, अब केंद्र में इन्होंने द्वैध शासन को इंट्रोड्यूस किया और उस द्वैध शासन को खत्म कहां पे कर दिया था, प्रांतों में। प्रांतों में जो लागू हुई थी डायरेक्टली, उसको खत्म कर दिया गया। यह प्रणाली पहली बार केंद्र में लागू की गई। विषयों को 2 वर्गों में बांटा गया। अब केंद्रीय विषयों को बांटा गया था, उन्होंने हमने प्रांतीय विषयों को बांटा गया था। यहाँ केंद्रीय व आरक्षित विषय उस हस्तांतरित विषय में बांट दिया गया, जैसे कि विदेश मामले, रक्षा मामले, जनजातीय मामले, चर्चा क्षेत्र, चर्चा संबंधी क्षेत्र, है ना। तो ये रिजर्व्ड सब्जेक्ट रहे और हस्तांतरित सब्जेक्ट रहे। जैसे शेष प्रशासनिक विषय थे वो हस्तांतर विषय में ट्रांसफर कर दिए गए। अब आरक्षित विषय सीधे गवर्नर जनरल के नियंत्रण में रहता था और हालांकि यह व्यवस्था कभी भी, देखो इसमें लिखा है, कभी भी प्रभावी ढंग से लागू नहीं हो सकी। मतलब ये केंद्र में इंट्रोड्यूस तो हुई लेकिन प्रांतों केंद्र में लागू नहीं हुई, प्रांतों में खत्म कर दी गई और प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। यानी केंद्र का प्रांतों पे जो स्वायत्त था, ऑटोनोमस था, यानी नियंत्रण था, वो कम कर दिया गया और प्रांत कैसे हो गए, ऑटोनॉमी में आ गए, यानी उनकी स्वतंत्रता और प्राप्त हो गई। 1919 में जो द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया था, 1919 के द्वैध शासन समाप्त हुआ। प्रांतों में जिम्मेदार सरकार की स्थापना हुई। मंत्रिपरिषद विधानमंडल के प्रति जवाबदेह बनी। जो मंत्रिपरिषद थी, जैसे अभी हमारे संविधान के आर्टिकल 75 में क्या है, 75(1) में, इसी में तो कहा गया है 75, इसमें कहा गया है कि जो मंत्रिपरिषद है वो विधायिका के कैसे रहेगी, जवाबदेह होगी, है ना। तो इस तरह जो मंत्रिपरिषद थी जो विधायिका के प्रति जवाबदेह बना दिया गया। गवर्नर को विशेष विवेकाधीन शक्तियां प्रदान कर दी गई। यही प्रावधान आगे चलकर भारतीय संविधान के राज्य शासन का आधार भी बन गया। ठीक है, तो शक्तियों का विभाजन हुआ सूची के विषय में। अब सूची विषय में हमारी 7वीं, अभी हमारा जो देश आजाद हुआ तो हमारे संविधान में 8 अनुसूचियां उस समय शामिल थी। अब वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। ठीक है, तो 8 अनुसूचियों में एक 7वीं अनुसूची थी, उस अनुसूची में हमने इन विषयों का क्या किया है, विभाजन किया गया। तो उस समय देखिए संघ सूची में 59 विषय होते थे। अभी वर्तमान में संघ सूची में हमारे भारत में 100 हैं, पहले मूल संविधान में 97 थे। प्रांतीय सूची यानी ये राज्य सूची के बारे में बात करेंगे तो राज्य सूची में अभी विषय कितने हैं, 52 थे। ठीक है, 52 है, उस समय 47 थे। ठीक है, समवर्ती सूची में अब विषय कितने हैं, यहाँ 36 हैं। ये
1935 अधिनियम की बात हो रही है, मैं संविधान के संशोधन की बात के संविधान के लागू होने की बात कर रहा हूं। अभी मान के चलो 61 विषय थे उस समय, 66 थे, अब 61 बचे हैं। ठीक है, ये समवर्ती सूची के विषय हैं। ठीक है, तो अवशिष्ट शक्तियां जो भी शक्ति बचती थी वो किसके पास हैं? गवर्नर जनरल के पास हैं। ठीक है, तो अभी अवशिष्ट शक्तियां जो हमारे भारत में हैं वो संसद में हैं। अभी वर्तमान में संविधान में जो अवशिष्ट शक्तियां हैं वो हमारे संसद में निहित हैं, और उस समय गवर्नर जनरल में निहित रहती थी भारत शासन अधिनियम 1935 में। तो ये आप सीख लेना, 59, 54, 36। ये देखो 18 की टेबल है, 18 तिया 18 ती 36, 18 चौको 54, है ना। अभी ये थोड़ा जोड़ लेना, 54 में 5 जोड़ दो 59। तो संघ सूची बड़ी है तो इसमें बड़े विषय हैं, प्रांत समवर्ती सूची सबसे छोटी होती है, इसमें छोटे विषय हैं। ठीक है, मतलब कम मात्रा में। देखिए, संसदीय संघीय विधायिका की बात करते हैं तो द्विसदनीय विधायिका लागू की गई है ना। द्विसदनीय कितने राज्यों में द्विसदन की विधायिका थी? 6 राज्यों में। ठीक है, राज्य परिषद और संघीय विधानसभा। यह एक स्थायी सदन था, जैसे कि अभी राज्यसभा हमारा स्थायी सदन था। संघीय विधानसभा लोकसभा ये निचला सदन था, इसी को लोकसभा कहते थे। और देशी रियासतों को विशेष प्रतिनिधित्व प्राप्त था, है ना। देशी रियासतों को इन्होंने एक विशेष प्रतिनिधि के रूप में वहां पे इनकी सदस्यता को दिया। ओके, अब संघीय न्यायालय देखते हैं, फेडरल न्यायालय। इसकी स्थापना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी, याद रखना 1 अक्टूबर 1937 को हुई थी फेडरल कोर्ट की। इसकी स्थापना का प्रावधान भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया। इसका मुख्यालय दिल्ली में था। इसके कार्य थे केंद्र प्रांत विवाद को सुझाव मतलब हल करना, और संवैधानिक व्याख्या करना, अपील की सुनवाई करना। अपील 3 प्रकार की होती हैं। एक तो प्रारंभिक अपील होती है ना, प्रारंभिक अपील होती है, परामर्शदात्री अपील होती है, और एक अपील और होती है आपकी, वो अधिकार संबंधित होती है। ठीक है, तो इस तरह से 3 प्रकार की अपील होती हैं। और ये अपील का अंतिम न्यायालय था प्रिवी काउंसिल। देखिए, ये प्रिवी काउंसिल और ये लंदन में होता था। यानी हमारे भारत के जो केस चलेंगे सबसे पहले फेडरल कोर्ट में चलेंगे। अब फेडरल कोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आपको अपील करना है, तो अपील कहाँ करेंगे आप? लंदन में प्रिवी काउंसिल में करेंगे। ठीक है, प्रिवी काउंसिल की उस समय स्थापना की गई थी। तो जो हमारे भारत का संघीय न्यायालय था उसकी अपील कौन सुनता था? प्रिवी काउंसिल। अंतिम न्यायालय, अंतिम व्याख्या यहीं पे होती थी। जैसे कि अभी हाल ही में अंतिम व्याख्या हमारा सुप्रीम कोर्ट करता है। तो याद रखना, इसकी 1 अक्टूबर 1937 में स्थापना हुई थी, दिल्ली में मुख्यालय था। इसके कार्य थे केंद्र और प्रांत के बीच विवाद को सॉल्यूशन करना, और संवैधानिक व्याख्या करना, और अपील की सुनवाई करना। ठीक है, तो लेकिन अंतिम अपील कहाँ होती थी? प्रिवी काउंसिल में होती थी। वो प्रिवी काउंसिल की स्थापना कहाँ थी? लंदन में। तो अब बताइए, उस समय हमारे देश से यदि कोई चाहता है कि हमें अपने फेडरल कोर्ट के अगेंस्ट अपील की सुनवाई हो, तो वो लंदन में जाएगा। तो लंदन में जाने के बाद वहां उसकी अपील की सुनवाई होगी। अब बात करते हैं भारतीय रिजर्व बैंक की। तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भी इसी अधिनियम के अंतर्गत की गई 1935 के। एक केंद्रीय मुद्रा व साख नियंत्रण पर करने के लिए इसकी स्थापना, और बैंकिंग प्रणाली के नियमन के लिए। बैंकिंग प्रणाली का नियमन यानी उसको नियंत्रण करना, अधीक्षण करना, निर्देशन करना, और मुद्रा और ऋण का नियंत्रण करना, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, और एक केंद्रीय बैंक के रूप में कार्य करना। इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए जो भारत शासन अधिनियम 1935 था, उसने भारतीय रिजर्व बैंक यानी गवर्नमेंट ऑफ आरबीआई, है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की। तो देखिए, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। यह भारत का केंद्रीय बैंक की संस्था थी, जो भारत की मौद्रिक नीति यानी जो मॉनिटरी पॉलिसी है उसको नियंत्रित, निर्देशित व अधीक्षण करती है। ठीक है, उस समय आरबीआई का मुख्यालय जो कोलकाता में था, लेकिन 1937 में से कहाँ लाया गया? बॉम्बे में लाया गया। ठीक है, बॉम्बे में स्थानांतरित कर दिया गया 1937 में। स्थापना की पृष्ठभूमि के बारे में जानेंगे तो 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस ने एक केंद्रीय बैंक की स्थापना की सिफारिश की थी। इनके सिफारिश के आधार पर जो इसकी स्थापना हुई वो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई थी, जिसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किस एक्ट के तहत?
आरबीआई एक्ट 1934। ये एक्ट बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, क्योंकि बच्चे अभी डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे आते थे, आरबीआई की स्थापना कब हुई। अब आपसे पूछेगा कि आरबीआई की स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो आरबीआई एक्ट 1934 के तहत हुई। ये आपको सीखना है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। अब इसका प्रारंभिक जो हेडक्वार्टर था वो कोलकाता है। 1937 में कोलकाता से कहाँ चला गया, बॉम्बे चला गया। ओके, ये 1926 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन करेंसी एंड फाइनेंस की रिपोर्ट के आधार पर इन्होंने रिपोर्ट में सिफारिश की थी। इनकी सिफारिशों को मानते हुए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 के तहत, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत, जिसकी 1 अप्रैल 1935 को स्थापना कर दी। अब जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रारंभ में तो एक निजी बैंक के रूप में एक कार्य कर रहा था, फिर इसका राष्ट्रीयकरण किया गया। 1 जनवरी 1949 को राष्ट्रीयकरण करके देश के सरकारी स्वामित्व यानी सरकार, भारत सरकार के पूर्ण स्वामित्व में ले लिया गया। तो भाई ये आरबीआई की व्याख्या है, आरबीआई के आप मेन पॉइंट सीखे रहिए। लोक सेवा आयोग की भी इसमें स्थापना हुई, पीएससी की। तो पहले संघ लोक सेवाएं यानी फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन होता था, प्रांतीय लोक सेवा आयोग, संयुक्त लोक सेवा आयोग, यूपीएससी, एसपीएससी प्रणालियों के लिए संवैधानिक ढांचा स्थापित किया गया। मताधिकार को सीमित रखा गया, लेकिन मताधिकार में महिलाएं, सिख, मुस्लिम, यूरोपीय, एंग्लो इंडियन आदि को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया, ठीक है। और सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली को जारी रखा गया। इसके द्वारा लगभग 10%, कहीं 10% आता है, लेकिन इसमें 14% जनसंख्या को मतदान का अधिकार भी मिल गया। अब देखिए 1937 में जो इसके तहत प्रांतीय चुनाव हुए थे, तो कांग्रेस ने 11 में से 7 प्रांतों में सरकार बनाई थी, है ना। और मुस्लिम लीग सीमित सफलता मिली थी मुस्लिम लीग को, और कांग्रेस सरकारों ने 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया था। इसके सभी जो जहां जहां इसकी सरकार बनी थी, यहाँ देखिए इंडियन नेशनल कांग्रेस की सरकार बनी है। यूनियनिस्ट पार्टी पंजाब में बनी थी, और ये यूनाइटेड पार्टी की सिंध में स्थापना हुई, ठीक है। नो इलेक्शन हेल्ड, यहाँ पे कोई इलेक्शन हेल्ड नहीं हुआ है। प्रिंसली स्टेट डिड नॉट पार्टिसिपेट, ये जो प्रिंसली स्टेट है जिन्होंने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। तो देखिए असम में कांग्रेस ने सरकार बनाई, बंगाल में बनाई, बिहार में बनाई, है ना, और सेंट्रल प्रोविंस में बनाई, यूनाइटेड प्रोविंस में बनाई, बॉम्बे में बनाई, और ये मद्रास में बनाई। तो मद्रास, देखो तीनों प्रेसिडेंसी याद कैसे करना है, तीनों प्रेसिडेंसी को याद कर लो, ये बंगाल, बॉम्बे और बिहार। तो ये 3 हो गए। असम सबसे पहले, फिर यूनाइटेड प्रोविंस, सेंट्रल प्रोविंस और बिहार, ठीक है, बिहार एंड अदर। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 स्टेट में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी। ओके, तो इस तरह से आपका ये टॉपिक खत्म हो जाता है। अब आप इसमें रिवीजन के लिए दिया गया है, माइंड मैप है, फ्लो चार्ट है, तो आप रिवीजन से समझ सकते हैं। ये रिवीजन आप कर लेना। 1935 अधिनियम आया, कब आया, रिजर्व बैंक बना, ये हम लोग डिटेल में पढ़ लिए। देखिए ये फ्लो चार्ट मैंने बना दिया है, इस फ्लो चार्ट के माध्यम से आप चीजें समझ सकते हैं। और ये देखिए माइंड मैप है, माइंड मैप से भी आप, संघीय व्यवस्था स्थापना हुई, प्रांतीय स्वायत्तता हुई, केंद्र में शासन, द्वैत शासन लागू हुआ, लेकिन ये पूर्ण रूप से लागू नहीं हो सका था, है ना। संघीय न्यायालय की स्थापना हुई 1 अक्टूबर 1937 को हुई। आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई, है ना। और एक्ट लोक सेवा आयोग की स्थापना हुई। शक्तियों का विभाजन 3 सूचियों में कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन को बढ़ा दिया गया। 1937 के चुनाव हुए। चलिए, थैंक यू, धन्यवाद। यदि इस तरह के आप क्वेश्चन लगाना चाहते हैं तो मेरे प्ले स्टोर से एप्लीकेशन से डाउनलोड कर सकते हैं और लगा सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।